म्यूचुअल फंड्स की दुनिया ना बहुत बड़ी है और थोड़ी उलझी हुई भी। अब इसमें से अपने लिए सही फंड चुनना ये वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो सवाल ये है कि एक निवेशक इस मुश्किल को कैसे पार करे। आज के विश्लेषण में हम यही समझेंगे कि प्रोफेशनल्स इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं और एक विनिंग पोर्टफोलियो कैसे तैयार करते हैं। ये नंबर देखिए, 696। ये है भारत में मौजूद ओपन एंडेड इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स की कुल संख्या। जी हाँ, एक निवेशक के पास चुनने के लिए लगभग 700 विकल्प होते हैं। अब इतनी बड़ी संख्या देखकर ही लगता है कि सही फंड चुनना किसी भूल भुलैया में रास्ता खोजने जैसा ही है। और सही चुनाव करना इतना जरूरी है क्यों? जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। पिछले 11 सालों का डेटा देखें तो सबसे अच्छे और सबसे खराब फंड के रिटर्न में औसतन 52.3% का एक हैरान कर देने वाला अंतर रहा है। ये साफ दिखाता है कि सिर्फ इन्वेस्ट करना काफी नहीं है, सही जगह इन्वेस्ट करना सबसे अहम है और इसके लिए एक सिस्टमैटिक प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। और सच तो ये है कि एक अकेले निवेशक के लिए इस चुनौती से पार पाना लगभग नामुमकिन है। यहीं पर एक इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस की ताकत सामने आती है, जो डेटा और अनुभव के दम पर कामयाबी के चांस को कई गुना बढ़ा देती है। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रोसेस असल में दिखता कैसा है। इस पूरी की पूरी सिलेक्शन प्रोसेस का एक ही मकसद है, अल्फा की खोज। अब ये अल्फा क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है मार्केट के बेंचमार्क जैसे कि निफ्टी 50 से ज्यादा रिटर्न कमाना। मान लीजिए अगर निफ्टी 12% का रिटर्न देता है और कोई पोर्टफोलियो 15% का, तो वो जो एक्स्ट्रा 3% है वही अल्फा कहलाता है। और लक्ष्य होता है हर साल लगभग 2 से 3% का अल्फा जनरेट करना। और जिस मॉडल पोर्टफोलियो की हम आज बात कर रहे हैं उसने ऐतिहासिक रूप से औसतन 4.5% का सालाना अल्फा दिया है। ये इस बात का सबूत है कि एक अनुशासित प्रक्रिया असल में काम करती है और मार्केट से बेहतर परफॉर्म कर सकती है। इस प्रोसेस को ना एक फनल की तरह समझा जा सकता है। हम एक बहुत बड़ी दुनिया से शुरुआत करते हैं और उसे धीरे धीरे छोटा करते जाते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी फिल्टर है स्ट्रैटेजी। यहीं पर बेहतर परफॉर्मेंस की नींव रखी जाती है। अल्फा जनरेट करने के 3 मुख्य सोर्स होते हैं। पहला, मार्केट कैप एलोकेशन, मतलब ये तय करना कि लार्ज, मिड और स्मॉल कैप कंपनियों में कितना पैसा लगाया जाए। दूसरा, सही म्यूचुअल फंड कैटेगरी चुनना। और तीसरा, उन कैटेगरीज में से सबसे बेहतरीन स्कीम्स को चुनना। यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि भविष्य में कमाई की ग्रोथ कहाँ से आने की उम्मीद है। ये आंकड़े साफ साफ दिखाते हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों की अनुमानित आय वृद्धि लार्ज कैप के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये डेटा मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट में एक बड़ा हिस्सा लगाने को सही ठहराता है। लेकिन अक्सर ये माना जाता है कि छोटी कंपनियों में रिस्क ज्यादा होता है। इस रिस्क को मापने के लिए प्रोफेशनल्स बीटा का इस्तेमाल करते हैं। बीटा मार्केट के मुकाबले वॉलेटिलिटी को मापता है। अगर बीटा 1 से कम है तो इसका मतलब है कि रिलेटिव रिस्क कम है। और मज़ेदार बात यह है कि जो आम धारणा है उसके उलट हाल के दिनों में मिड और स्मॉल कैप का बीटा 1 से कम रहा है। डेटा के मुताबिक उन्होंने मार्केट के मुकाबले कम रिलेटिव रिस्क दिखाया है। तो कमाई की क्षमता और रिस्क दोनों का एनालिसिस करने के बाद ये फाइनल मार्केट कैप एलोकेशन सामने आता है। लगभग 55% लार्ज कैप में स्टेबिलिटी के लिए और करीब 45% मिड और स्मॉल कैप में हाई ग्रोथ की क्षमता का फायदा उठाने के लिए। स्ट्रैटेजी तय हो गई। अब फनल का अगला स्टेज है फंड्स की स्क्रीनिंग। यहाँ इमोशंस की कोई जगह नहीं है, सिर्फ डेटा और स्टैटिस्टिकल मॉडल का इस्तेमाल होता है। इसे हम प्रोसेस का मशीन वाला हिस्सा यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस कह सकते हैं। शुरू के कुछ फिल्टर्स जैसे कि फंड का साइज और ट्रैक रिकॉर्ड लगाने के बाद 696 स्कीम्स का यूनिवर्स घटकर 177 पर आ जाता है। अब इन 177 स्कीम्स की एक कठोर क्वांटिटेटिव रैंकिंग होगी। स्कीम सिलेक्शन प्रोसेस के 2 अलग-अलग हिस्से हैं। पहला है डेटा ड्रिवन मशीन और दूसरा है इनसाइट ड्रिवन इंसानी एलिमेंट। मशीन पहले काम करती है, फिर इंसान उस पर अपनी समझ और अनुभव लागू करते हैं। मशीन 101 अलग-अलग स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स को देखती है। यहाँ दिए गए उदाहरण जैसे वैल्यू एट रिस्क,
सुनने में थोड़े कॉम्प्लेक्स लग सकते हैं, लेकिन इनका मकसद सरल है। यह समझना कि एक फंड ने रिटर्न कैसे कमाया, कितना रिस्क उठाया और मार्केट गिरने पर खुद को कितना बचाया। इन सभी को 18 साल के डेटा पर परखा जाता है ताकि भविष्य के लिए सबसे मजबूत इंडिकेटर्स की पहचान की जा सके। और इस पूरी क्वांटिटेटिव स्क्रीनिंग का नतीजा लिस्ट 177 से घटकर सिर्फ 36 टॉप फंड्स तक रह जाती है। मशीन ने अपना काम कर दिया है और अब अगले स्टेज के लिए बेस्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट तैयार है। अब आता है प्रोसेस का सबसे जरूरी और आखिरी स्टेज, जहां ह्यूमन जजमेंट और क्वालिटेटिव एनालिसिस को लागू किया जाता है। डेटा हमें बताता है कि क्या हुआ, लेकिन इंसान ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों हुआ और आगे क्या हो सकता है। ये एक मल्टी लेवल रिव्यू प्रोसेस है। पहले रिसर्च टीम सभी 36 फंड मैनेजर्स से मिलती है। फिर डिप्टी सीईओ जैसे सीनियर अधिकारी फंड हाउस के सीआईओ से बात करते हैं और आखिर में 18 सदस्यों की एक इन्वेस्टमेंट कमेटी, जिनके पास 300 से ज्यादा सालों का कलेक्टिव एक्सपीरियंस है, फाइनल फैसला लेती है। इस प्रोसेस में उन चीजों को परखा जाता है जिन्हें नंबरों में नहीं मापा जा सकता, जैसे फंड मैनेजर का अपने इन्वेस्टमेंट्स पर कितना यकीन है, उनकी रिसर्च टीम कितनी मजबूत है और क्या मैनेजमेंट में स्टेबिलिटी है। ये सब सीधी बातचीत से ही पता चल सकता है। तो इस पूरी प्रोसेस का, इस फनल का फाइनल नतीजा क्या है? 696 स्कीम्स से शुरू होकर हम कहाँ पहुंचे? और इस कठोर मल्टी स्टेज प्रोसेस का नतीजा है ये 14 फंड्स का फाइनल मॉडल पोर्टफोलियो। इसमें लार्ज कैप से लेकर स्मॉल कैप तक हर कैटेगरी के सबसे मजबूत दावेदार शामिल हैं। हर फंड को उसकी भूमिका और क्षमता के आधार पर एक खास वेटेज दिया गया है ताकि एक बैलेंस्ड और पावरफुल पोर्टफोलियो बन सके। और ये इस पूरी मेहनत का सबसे बड़ा सबूत है। इस मॉडल पोर्टफोलियो की अनुमानित आय क्षमता 21.5% से ज्यादा है, जबकि निफ्टी 50 की लगभग 11% है, यानी मार्केट बेंचमार्क से लगभग दोगुनी कमाई की क्षमता। ये इस प्रोसेस की पावर को दिखाता है। तो हमने देखा कि कैसे एक अनुशासित और सिस्टमैटिक प्रोसेस सैकड़ों ऑप्शंस में से कुछ बेहतरीन मौकों को पहचान सकती है। लेकिन ये एक सोचने वाला सवाल छोड़ जाता है। एक प्रोसेस पोटेंशियल की पहचान तो कर सकती है, पर बाजार के उतार चढ़ाव के दौरान एक निवेशक उसी डिसिप्लिन को कैसे बनाए रख सकता है?